Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on Indian polity where we are discussing Indian Constitution at work. And guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, these courses are all free for you, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं आगे भी कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मैंने बता दिया, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ उसका जुरिसडिक्शन है। आप ओरिजिनल मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है हाई कोर्ट के पास जाना है और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। समझ में आ रहा है? शायद मैंने पिछले जब यहाँ पे जब बता रहा था तो मैंने बोल दिया था कि आप ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन है ना। ऑल्दो फेडरल डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट ही डील करता है, बट ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, ये मतलब समझ में आ गया? डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ठीक है, तो जितने भी फेडरल रिलेशन से डिस्प्यूट हैं वो सारे किस में आते हैं? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आते हैं। यूटीज़ आर नॉट कवर्ड, मैंने आपको बता दिया। एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू डील विद फेडरल डिस्प्यूट। ठीक है, तो समझ में आ गया? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल डिस्प्यूट से डील करता है, हाई कोर्ट डील नहीं करता या फिर कोई भी और कोर्ट डील नहीं करता है। समझ में आ गया ना ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। रिट जुरिसडिक्शन मैंने बता दिया कि दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं, और मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया। क्या होता है डिफरेंस? कि हाई कोर्ट का जो रिट जुरिसडिक्शन होता है दैट इज़ वाइटर दैन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स के लिए भी इट कैन इशू रिट्स, बट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू करता है। बट इट गारंटीज़ कि आप फंडामेंटल राइट का जब वायलेशन हो रहा है तो आप वो रिट आपको इशू करेगा, बट हाई कोर्ट आपको गारंटी नहीं करता है। इट इज़ इट्स डिस्क्रिशनरी पावर। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अपीलेट जुरिसडिक्शन की मैंने आपको बता दिया कि अपील आप कर सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसिडर द केस एंड लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये एक्सेप्ट करता है अपील तो वो फिर से केस को देखता है अलग तरीके से, और अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई ग्रेव इनजस्टिस हुआ है या डिफरेंट मीनिंग जो है कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने गलत मीनिंग समझा है उसका, तो वो रूलिंग को चेंज कर देता है। समझ में आया? और नया इंटरप्रिटेशन दे देता है उस चीज़ का। ठीक है, तो हमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, है ना। पीपल कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर, और तभी कर सकता है जब हाई कोर्ट उसको सर्टिफाई करे। ये भी समझ में आ गया था? ठीक है, और हाई कोर्ट कब कब ये सर्टिफाई करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हो? व्हेन इट इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, या फिर कोई मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व हो या फिर कोई लॉ का मैटर हो। ठीक है, तभी वो करता है। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में डेथ पेनल्टी जब अगर आपको मिलती है, मान लो आपको क्रिमिनल केसेस में डेथ पेनल्टी का मिली है, ठीक है, तो आप डेथ पेनल्टी के केस में या तो हाई कोर्ट जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपको हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन नेसेसरी नहीं है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, डेथ पेनल्टी अगर आपको मिली है, अगर आपको डेथ पेनल्टी मिल गई है तो आपको हाई कोर्ट से सर्टिफिकेशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में मेरे को अपील करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो अगर डेथ पेनल्टी मिली है तभी। समझ में आया? अगर डेथ पेनल्टी मिली है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, और अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको डेथ पेनल्टी दे दी, ठीक है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपको हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? कुल मिला के समझ में आ गया? ठीक है, आर्टिकल 137 क्या बोलता है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाय इट। तो आर्टिकल 137 क्या बोलता है कि पावर ऑफ रिव्यू की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है ना, वो रिव्यू भी कर सकता है बाद में आगे। वो एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड काम करता है कि भाई आगे आने वाले केसेस में वो उसको रेफ़र करता है, और अगर उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत थी उस टाइम पे, तो वो उसको चेंज भी कर देता है, वो उसको रिव्यू भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आर्टिकल 137 में। एनसीईआरटी में आर्टिकल दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन मैंने आपको बता दिया कि ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाई कोर्ट के पास है तो गलत हो जाएगा। प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और दैट विच इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। अब देखो थोड़ा और एक बार देख लेते हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को, कि ये एडवाइस करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, ठीक है, जिसके लिए वो मैटर उसको रेफ़र करता है। अब ये जो मैटर रेफ़र हो रहा है ना, ये मैटर एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो सकता है, ठीक है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से इन्वॉल्व हो सकता है, और ये कोई और मैटर भी हो सकता है जिसमें कोई पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, है ना, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर इन्वॉल्व हो। तो ये दोनों केसेस में ना जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अलग अलग तरीके से एक्ट करता है। कैसे? देखो, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी की बात है, ठीक है, अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी की बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले कोई ट्रीटी आई थी, है ना, उस पर अगर प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू सुप्रीम कोर्ट इज़ बाउंड टू गिव एडवाइस ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स।
बट अगर इसके अलावा और कोई मैटर है तो उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड, समझ में आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस इन द केस इन विच ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिर पब्लिक सॉरी इस केस में जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर रेफर हो रहा है, मान लो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से, है ना, इस चीज़ पे एडवाइस लेता है कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, इसमें मेरे को आपका ओपिनियन चाहिए, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस, समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस, ये याद रखना, किस केस में? जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी इन्वॉल्व है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले कोई ट्रीटी बनी थी, है ना, उसकी वजह से कोई उनको इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ रहा है प्रेसिडेंट को, ठीक है, और वो फिर मैटर वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते हैं कि इसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, आप मेरी मदद करिए, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू गिव एडवाइस, समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई दिस कि हमको मैं आपको ये एडवाइस नहीं दूंगा, समझ में आ गया? ठीक है, अगर कोई मैटर ऐसा है जिसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी इन्वॉल्व है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इज़ बाउंड टू गिव एडवाइस, ये याद रखना, एकदम दिमाग में डाल लो, ठीक है। बट दिस एडवाइस इज़ नॉट बाइंडिंग, समझ में आ रहा है? ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती, ये सिर्फ एडवाइस है, समझ में आ रहा है? ये एडवाइस है, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक एडवाइस है जो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट के ऊपर है ये इसको माने चाहे ना माने, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये एडवाइस इज़ नॉट बाइंडिंग, ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो, जो भी ये पब्लिक इम्पोर्टेंस पे एडवाइस देता है, ठीक है, जो भी, पहली बात तो ये बाउंड नहीं है कि पब्लिक इम्पोर्टेंस पे ये एडवाइस दे, और एडवाइस अगर देता भी है तो दैट इज़ नॉट बाइंडिंग, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी क्या है इसका? क्यों क्यों एडवाइस चाहिए होता है? क्यों एडवाइस चाहिए होता है? क्या यूटिलिटी है? क्यों प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, आप मेरे को एडवाइस करो, क्यों? क्योंकि देखो, सुप्रीम कोर्ट ना सबसे सुप्रीम चीज़ है, ठीक है। अगर उसको सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा लॉ मिलता है, अगर उसको कोई ऐसा लॉ दिखता है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे हमने बात किया था, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हैम्पर करता है, तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है, राइट? ठीक है, समझ में आया? उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है और वो उसको स्क्रैप कर देता है, ठीक है। तो लॉ बनाने में यार कितना बड़ा प्रोसीजर है, पहले आप बिल इंट्रोड्यूस करते हो, फिर डिस्कशन होता है, फिर उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, फिर वो दोनों तरीक़ों से पास होता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है, और फिर जाके फिर प्रेसिडेंट से पास होता है और फिर जाके वो लॉ बनता है, समझ में आ रहा है? और ये लॉ बनने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा तो कितना टाइम वेस्ट हुआ इस चीज़ में, समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ ना। तो तो क्या लेजिस्लेचर क्या करते हैं, तो ये एडवाइस पहले ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जब लॉ बन रहा होता है ना, तभी वो दिखा देते हैं उनको कि भाई हम ये लॉ बनाने वाले हैं, ठीक है, हमको आप इस पर एडवाइस दो कि कहीं ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, समझ में आ रहा है? कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, ताकि हम इसमें अमेंडमेंट अभी ही कर दें, ताकि ऐसा ना हो जब बाद में लॉ बन जाए फिर आप बोलो कि अरे ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको स्क्रैप करो, समझ आ रहा है? तो वो पहले ही एडवाइस ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की, एक ओपिनियन ले लेते हैं पहले ही सुप्रीम कोर्ट की कि क्या ये लीगल है, ये चीज़ क्या ये लीगली पॉसिबल है, जो हम करने वाले हैं, जो हम लॉ बनाने वाले हैं, क्या ये लीगली पॉसिबल है? तो वो बता देता है कि हाँ नहीं नहीं, इसमें ये चीज़ वॉयलेट हो रही है, आप इसको चेंज कर दीजिए, ये ब्ला 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 चीज़ें बता देता है, तो वो फिर वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, समझ में आ रहा है? तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, कि इन द लाइट ऑफ द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट कैन मेक सूटेबल चेंजेस इन इट्स एक्शंस और लेजिस्लेशन, ठीक है, ताकि वो सूटेबल चेंजेस ले पाए और जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है उस पर एक लीगल ओपिनियन ले पाए सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कोई लॉयर थोड़ी है, गवर्नमेंट तो बस एक लोगों की, जनता के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो अगर कोई लॉ वायलेट हो रहा है उसमें, या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है जिसमें लॉ वायलेट हो रहा है, तो उसको एक लीगल ओपिनियन ले लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, ताकि कोई भी गैप ना छूटे लीगैलिटी में, समझ में आ रहा है? तो ये यूटिलिटी है इस चीज़ का, ठीक है। डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट फादर है सबका, ठीक है, सबका तो सबका फादर है, सॉरी मैं बाप बोलने वाला था, बट एनीवेज सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबका सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम बॉडी है ना, तो उसके जो डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाइंडिंग होते हैं। नीचे वाले कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस वो उसको मना नहीं कर सकते, अगर वो मना करते हैं तो क्या हो जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हम बात करेंगे एक्सटेंसिव कोर्स में, इसमें स्कोप नहीं है उस चीज़ का, बट अगर आप मना नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? कुल मिला के बात ये है कि वो बाइंडिंग होता है, आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है? आपको मानना ही पड़ेगा, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, अगर रिजेक्ट करोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको चार्ज कर दिया जा सकता है, ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आगे वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं। आगे का कंसेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का, ठीक है। तो
पहले देखते हैं वर्ड के थ्रू, देखते हैं कि क्या मतलब हो सकता है। इसको हटा दो, जुडिशियल वाला, जुडिशियल को हटा दो। एक्टिविज्म को हम समझते हैं पहले। एक्टिविज्म का क्या मतलब होता है? एक्टिविज्म का क्या मतलब होता है? एक्टिव हो जाना, है ना। एक्टिव का मतलब क्या है कि आप अगर सो रहे हो, आपको अगर आके कोई जगा देता है तो आप एक्टिव हो जाते हो। एक्टिव हो जाना मतलब सतर्क हो जाना, है ना। मतलब यही तो होता है, मतलब सतर्क हो जाना, एकदम ऐसे खुले माइंड से एकदम नींद खुल जाना, यही एक्टिविज्म होता है ना। तो जुडिशरी के केस में क्या होगा? जुडिशियल एक्टिविज्म होगा। मतलब जुडिशरी जब एक्टिव हो जाए, है ना। मतलब ऐसा मतलब नहीं कि जुडिशरी सो रही है और उसको जगा दिया गया, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब कि जुडिशरी क्या करे? प्रोएक्टिव, अपने प्रोएक्टिव डिसीजंस ले। समझ में आ रहा है? प्रोएक्टिव डिसीजन का क्या मतलब है कि जैसे देखो, अभी एट प्रेजेंट क्या होता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई डिस्प्यूट होता है, तो आप जुडिशरी के पास जाते हो और जुडिशरी फिर अपना डिसीजन सुनाती है, ठीक है। बट सॉरी, जुडिशरी अपना डिसीजन सुनाती है। बट ऐसा होता है क्या कि जुडिशरी खुद से बोले कि अरे तुम्हारा राइट वॉयलेट हुआ है, तो हम ये केस लेते हैं और हम तुम्हारे राइट का हम राइट को तुम्हारे इंश्योर करेंगे कि वो तुमको वापस मिले? ऐसा नहीं होता, राइट। जुडिशरी खुद से कभी कोई काम नहीं करती, राइट। उसके ऊपर केस आता है तो वो अपना डिसीजन सुनाती है। तो जब जुडिशरी खुद से काम करने लगे, खुद से एक्टिव हो जाए, खुद से प्रोएक्टिवली वो देखे कि कहाँ सिटीजन्स का राइट वॉयलेट हो रहा है, तो हम उसको प्रिजर्व करें, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। समझ में आया? जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या मतलब होता है? जब जुडिशरी खुद से जाके, खुद से प्रोएक्टिवली जाके ये इंश्योर करे कि सिटीजन्स का राइट वॉयलेट नहीं हो रहा है ना, और सिटीजन्स का राइट प्रिजर्व हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म। इस केस में क्या होता है? ऐसा नहीं होता कि आप जाके अपील कर रहे हो तभी जुडिशरी एक्टिव हो रही है। इसका मतलब ये है कि जुडिशरी खुद से भी केसेस ले सकती है। मान लो कोई न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ गया, न्यूज़पेपर में ऐसा रिपोर्ट आ गया कि तिहाड़ जेल में लोगों का बहुत जो प्रिजनर्स हैं उनका बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, तो दिस इज़ अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट। तो इसमें क्या होगा? इनके राइट्स को बचाने के लिए जुडिशरी स्टेप इन करेगी, ठीक है। इसमें किसी ने कंप्लेन नहीं किया यहाँ पे जाके जुडिशरी में कि तिहाड़ जेल में जो है प्रिजनर्स का वायलेशन हो रहा है राइट्स का, बट जुडिशरी ने खुद से एक्शन लिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब जुडिशली प्रोएक्टिवली काम कर रही है। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट आया कहाँ से था? उससे पहले जब जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट आया, उससे पहले एक चीज़ आई थी, पीआईएल। पीआईएल आपने बहुत सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या मतलब होता है इसको भी पहले एक बार समझ लेते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या मतलब होता है। तो ये ना नाम से ही पता चल रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है। पहला वर्ड है पब्लिक, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है लिटिगेशन, ठीक है। तो देखते हैं क्या मतलब हो सकता है कि जब कोई पब्लिक का इंटरेस्ट, है ना, जब कोई पब्लिक का इंटरेस्ट वॉयलेट हो रहा हो। किसका इंटरेस्ट वॉयलेट हो रहा? पब्लिक का, नॉट एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ठीक है। पब्लिक का जब इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है और पब्लिक का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, तब कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जाके या इंडिविजुअल जाके पब्लिक के इंटरेस्ट में जाके लिटिगेट कर सकते हैं। लिटिगेट मतलब कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हैं केस कि ये पब्लिक का इंटरेस्ट वॉयलेट हो रहा है, हम पीआईएल डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है पीआईएल कि पब्लिक के इंटरेस्ट में जब कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जाके सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके जब अपना केस डालते हैं कि पब्लिक का इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है, आप इस मैटर में लुक इनटू करिए, आप इस मैटर में लुक इनटू करिए, तब क्या होता है? तो उसको हम बोलते हैं पीआईएल। जैसे मान लो दिल्ली में बहुत एयर पॉल्यूशन है ना, दिल्ली में बहुत एयर पॉल्यूशन है। अब आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 आपको देता है ना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ में राइट टू इन्वायरमेंट भी आता है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी आता है ना। तो अगर दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर अ पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करते हुए कि मेरा राइट टू आर्टिकल 21, मतलब जनता का एक्चुअली आर्टिकल 21 वॉयलेट हो रहा है, राइट टू लाइफ में जनता का वॉयलेट हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेगा जुडिशरी? फिर दिल्ली गवर्नमेंट को बोलेगी कि आप फिल्टर्स लगाइए, आप स्मोक वाले फिल्टर्स लगाइए, पॉल्यूशन को कम करिए, और इवन स्कीम लगाइए, जो भी बोलेगी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये केस क्या हो गया? ये केस हो गया पीआईएल का। तो इसमें भी जुडिशरी एक्टिव रोल कर रही है ना, जुडिशरी एक्टिव रोल कर रही है कि भाई पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो हम जाके हम जाके क्या करें? उसको सही करें, उनके राइट्स को प्रिजर्व करें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पीआईएल। पहले क्या होता था? ओनली एग्रीव्ड पर्सन यूज टू, पहले क्या होता था कि जो विक्टिम है, मतलब जो विक्टिम है वही जाके कंप्लेन कर सकता था सुप्रीम कोर्ट में, कोई और बंदा उसके बिहाफ पे जाके कंप्लेन नहीं कर सकता था, केस नहीं कर सकता था, ठीक है। जब तक विक्टिम जाता है तभी हो पाता है, ठीक है। बट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या होता है? पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी पर्सन, जरूरी नहीं कि अग्रीव्ड पर्सन जाए, कोई भी पर्सन कोर्ट में मूव कर सकता है, कोई भी पर्सन कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। समझ में आया? कैन डिस्प्यूट कुड मूव टू द कोर्ट, ठीक है। एनी पर्सन, अर्लियर ओनली अग्रीड पर्सन यूज टू मूव, अभी क्या होता है
कि कोई भी जा सकता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट बाय द अग्रीड पर्सन बट बाय अदर्स ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। तो समझ में आया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, कि मान लो ये विक्टिम है तो ज़रूरी नहीं कि ये जाके कंप्लेन करे, ये दूसरा बंदा भी इसके इंटरेस्ट में जाके कंप्लेन कर सकता है। समझ में आया। तो अब जुडिशियल एक्टिविज्म मैंने आपको समझाया कि क्या होता है कि जब जुडिशरी जो है वो प्रोएक्टिव रोल निभाती है ना, प्रोएक्टिव रोल निभाती है और राइट्स को कंजर्व करती है, पब्लिक के राइट्स को कंजर्व करती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जैसे पीआईएल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पीआईएल किस किस केसेस में जनरली फेमस है, वो ये है कि भाई बेटरमेंट ऑफ लाइफ ऑफ कंडीशन ऑफ पुअर की कंडीशंस के लिए जब बहुत ही घटिया कंडीशंस में गरीब लोग रह रहे होते हैं तो उसके लिए पीआईएल आया है आज तक जो आया है, ठीक है। इन्वायरमेंट के केस में आया है, क्लीन एयर के केस में आया, अनपॉल्यूटेड वाटर के केस में आया है ना, डिसेंट लिविंग के केस में आया, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो पब्लिक इंटरेस्ट से डील करते हैं। ध्यान रखो ये जो इश्यूज है ना, क्लीन एयर, अनपॉल्यूटेड वाटर, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये सब क्या है, ये जनरल पब्लिक इंटरेस्ट है, ये कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो उसी में जब ये जनरल इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। समझ में आया। सॉरी। So judiciary began considering many cases merely on the basis of newspaper reports and postal complaints received by the court। तो इसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, जब खुद से प्रोएक्टिव रोल निभाए, जब कोई जो विक्टिम है वो जाके कंप्लेन नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है। मेरली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, या नॉर्मल किसी ने बोल दिया जुडिशरी को जाके, अरे यहाँ पे ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है कि अरे माइग्रेंट्स की कंडीशन बहुत ख़राब है, तो जुडिशरी जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगी कि आप क्या कर रहे हो भाई, आप उनको फैसिलिटीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको इनके राइट्स क्यों नहीं कंजर्व कर रहे हो। समझ में आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। अब इसी चीज़ में ना एक दूसरा भी एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रीस्ट्रेंट। रीस्ट्रेंट मतलब देखो, रीस्ट्रेंट और एक्टिविज्म दोनों अलग अलग चीज़ है। एक्टिविज्म क्या होता है, जब जुडिशरी एक्टिव हो जाती है और अपना अपने दर से हटकर काम करती है, मतलब अपनी फील्ड से, अपना कंफर्ट जोन से हटकर काम करती है, उसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। रीस्ट्रेंट का क्या कंसेप्ट है, रीस्ट्रेंट का मतलब ये है कि देखो, लोग यूएस में ये रीस्ट्रेंट का कंसेप्ट चलता है, जुडिशियल रीस्ट्रेंट का, उसमें ये बोलते हैं वहाँ पे यूएस में क्या है, यूएस में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है, मतलब जुडिशरी लेजिस्लेचर में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में नहीं करेगा, वहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है। समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे ये कंसेप्ट है कि भाई जजेस का जो काम है ना, जजेस का काम बस लॉ को इंटरप्रेट करना है, लॉ बनाना नहीं है, ठीक है। लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर के पास है, उसको लेजिस्लेचर को ही करने दो वो काम। आप आके अपना टांग मत अड़ाओ उसमें कि हम लेजिस्लेट करेंगे, हम बना देंगे लॉ, क्योंकि हमको ज़्यादा पता है कि सिटीजन्स के राइट क्या होते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि वहाँ पे क्या कंसेप्ट चलता है कि आप फालतू इंटरफेयर मत करो इस चीज़ में, आपका काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, आप बस उतना ही करो, बाकी जो लॉ बनाने का काम है वो लेजिस्लेचर पे छोड़ो, लॉ इम्प्लीमेंट करने का काम है वो एग्जीक्यूटिव पे छोड़ो। समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रीस्ट्रेंट। समझ में आ रहा है। रीस्ट्रेन करो अपने आप को, ताकि आप जो है ज़बरदस्ती लेजिस्लेचर का काम आप नहीं कर रहे हो, लेजिस्लेचर का काम लेजिस्लेचर को करने दो, एग्जीक्यूटिव का काम एग्जीक्यूटिव को करने दो। समझ में आ रहा है। ये मतलब होता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, थोड़े एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि ऐसा पीआईएल और ये कब कब आया, ऐसा है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म कब कब आया। 1979 में एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी जिसमें अंडर ट्रायल्स ऑफ बिहार के बारे में बात की गई थी कि जो अंडर ट्रायल्स लोग हैं बिहार में, उनका बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। तो जुडिशरी ने इंटरफेयर किया। उस केस का नाम क्या था, हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार केस, ठीक है। ये केस को आप याद रख लेना, ज़्यादा ऐसे अगर प्रीलिम से पूछा जा भी सकता है तो बस ये पूछ सकता है कि हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार केस इज़ रिलेटेड टू, तो उसमें ऐसे आ जाएगा पीआईएल से रिलेटेड है, जुडिशियल रीस्ट्रेंट से रिलेटेड है, क्या किससे रिलेटेड है, इस टाइप से, है ना, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। अगर उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म का आपको ऑप्शन मिल जाए तो उसको मार्क करके आ जाना, ठीक है। 1980 में हुआ था एक बार, फिजिकल टॉर्चर हो रहा था तिहाड़ जेल में प्रिजनर्स का, तो वहाँ पे भी जुडिशरी ने इंटरवीन किया, और इस केस का नाम क्या था, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वो वाला केस था, ठीक है। तो जुडिशरी का बेसिक काम क्या होता है, जुडिशरी क्यों एक्टिविज्म करती है, क्योंकि उसका जुडिशरी का बेसिक काम क्या है, फंडामेंटल काम क्या है कि जस्टिस इंश्योर करना, राइट्स को प्रिजर्व करना, सोसाइटी के राइट्स को प्रिजर्व करना, ठीक है। तो वो उस एस्पेक्ट में जुडिशियल एक्टिविज्म करती है, ठीक है। एंड जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ फोर्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अब अब एग्जीक्यूटिव को लगता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो जुडिशरी हमको डंडा मारेगी। समझ में आ रहा है। जुडिशरी हमारा काम करेगी और फिर हमको पेनल्टी भी डाल सकती है जुडिशरी, ठीक है। तो इट हैज़ फोर्स्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, इट हैज़ इंश्योर्ड कि एग्जीक्यूटिव सिर्फ लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल ना हो, है ना। समझ में आ रहा है। वो अपने मॉरल से भी काम करें। समझ में आ रहा है।
इससे क्या होने लगा, इससे होने लगा है ओवर बर्डनिंग ऑफ कोर्ट्स। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग है ना। अब जुडिशरी अब अपनी कंफर्ट जोन से जाके फिर और एक्स्ट्रा केसेस लेगी तो और बर्डन आ जाएगा कोर्ट्स में, समझ में आ रहा है। तो इससे एक चीज़ ये हुआ है कि ओवर बर्डनिंग ऑफ कोर्ट्स बढ़ गया है, ठीक है। एंड इट हैज़ ऑल्सो blurred the line of distinction between the executive and the legislature on one hand and the judiciary on the other। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत सेपरेशन ऑफ पावर है। जुडिशरी के पास अपना काम है, फंक्शंस हैं, लेजिस्लेचर के पास अपने काम है ना, एग्जीक्यूटिव के पास अपने काम है। बट वो लाइन जो है वो ब्लर होती जा रही है, समझ में आ रहा है। क्योंकि अब देखो, अब मान लो जुडिशरी अगर एग्जीक्यूटिव का काम करेगा और जुडिशरी लेजिस्लेचर का काम करेगा तो पता ही नहीं होगा ना लोगों को कि काम कौन कर रहा है, लेजिस्लेट कर कौन रहा है, लेजिस्लेचर कर रहा है कि जुडिशरी कर रही है, समझ में आ रहा है। तो जुडिशरी का काम है जस्टिस इंश्योर करना, ठीक है, वो करे। बट इससे ड्रॉबैक ये हुआ है कि देखो जो लाइन है, जो काम है वो ओवरलैप हो गया, ठीक है। जो लेजिस्लेचर का काम है वो जुडिशरी कर रहा है ना। तो ऐसे कभी कभार ऐसा होगा कि लेजिस्लेचर डिसीजन सुना रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जब आप दूसरे के काम में अड़ंगा डालोगे तो दूसरा भी आपके काम में फिर अड़ंगा डालेगा, वो भी बोलेगा हम आप डिसीजन सुनाएंगे, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।